देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। ये मेरा है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन और बल्कि इस बात की खुशी है कि जो बीजेपी के लोग हमेशा मनमोहन सिंह जी पे, हम सब पे आरोप लगाते थे कि नहीं तो विश्व बैंक का सर्टिफिकेट चाहिए, ये देश के ऊपर में क्या हो रहा है इसको नहीं देखते हैं। हमेशा मजाक बनाते थे कि विश्व बैंक के सर्टिफिकेट पे ही सरकार चल रही, विश्व बैंक क्या कह रहा है इसके भरोसे है। इनका स्वदेशी जागरण मंच भी बड़ी आलोचना करता था। आज वही विश्व बैंक से सर्टिफिकेट लेके और पूरे देश में घूम रहे हैं, तो हम तो इस बात से बड़े खुश हैं कि तुम जो हम पे आरोप लगाते तब तुमने स्वीकार करना शुरू किया। मेरा सिर्फ सरकार से यही कहना है कि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई जिसमें हम कुछ नहीं बोल रहे, और दूसरा रियलिटी चेक, नीचे की असलियत क्या है, नीचे की वास्तविकता क्या है, इसका भी तो पता लगाइए, वहां भी तो जाइए। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर आपको पता हो तो सिर्फ मुंबई और दिल्ली का सर्वे, क्या कानपुर में हो रहा, क्या पटना में हो रहा, क्या मुजफ्फरपुर में हो रहा, क्या मेरठ में हो रहा, क्या जो है तमिलनाडु के शहरों में हो रहा, कर्नाटक के शहरों में हो रहा, बेल्लारी में क्या हो रहा, कहीं का उनका कोई सर्वे नहीं है। सिर्फ इन 2 शहरों के सर्वे पे आधारित है, और उसमें भी ये जीएसटी लगने के पहले का है। इसमें जीएसटी का फैक्टर लिया ही नहीं गया है वहाँ पे। तो ये जो इसमें सबसे बड़ी जो इसके जो तथ्य हैं वो ये हैं कि बिना जीएसटी का जो इम्पैक्ट है उसको उसका बिना नोटिस लिए तो ये सर्वे है। और दूसरा जो है इसमें सिर्फ 2 महानगरों का है, बाकी का कहीं का नहीं है। नीचे तो हाल बहुत बुरा है, ईज ऑफ बिजनेस कहाँ है, कितनी कंप्लायंसेस, कितने एनओसी चाहिए, आप खुद बिजनेस करने जाइए आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार को, मैं तो ये अपील कर रहा हूँ कि नीचे जाके पता लगाए कि क्या कितनी कंप्लायंसेस हो रही हैं स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, कितनी जो है नोसी मांगते हैं वो, कितनी मुश्किल है बिजनेस करना। उन शहरों में जाके पता लगाएं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जो मैंने दर्जनों नाम लिए, भोपाल, इंदौर, सब जगह जाकर उनको पता करना चाहिए कि क्या मुसीबत है। तो ये जो है इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है नीचे। और मुझे तो लगता है नोटबंदी का भी जो इम्पैक्ट है वो भी इसमें नहीं शामिल है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही जो है विचित्र बात है। दूसरे, मैं नहीं कह रहा हूँ, रुचिर शर्मा आप जानते हैं, जिन्होंने ब्रेकआउट नेशंस लिखी ने, और जिनकी किताबें वर्ल्ड भर में मशहूर है, मॉर्गन स्टैनली के जो हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि 6000 एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के चला गया, बाहर बस गया। तो अगर ईज ऑफ बिजनेस यहाँ इतना था तो ये लोग क्यों चले गए? ये हम नहीं कह रहे, मॉर्गन स्टैनली के जो इमर्जिंग मार्केट के हेड हैं रुचिर शर्मा, वो बोल रहे हैं। और रेटिंग्स पे भी उनका एक कमेंट है जो आज मैंने निकाला, जो उनकी अपनी किताब में है, द राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस, है ना। ये अभी उनकी किताब ताज़ा आई है। उसमें न उन्होंने खुद लिखा है कि द वर्ल्ड बैंक puts out rankings of countries for everything from quality of roads to how many days it takes to open a business, and these rankings have become very popular. Writes Sharma, this creates a problem as more than a few countries have started hiring consultants to help them raise their rankings. In 2012, President Putin set a goal of raising Russia's rank for ease of doing business from 120 to top 20 within 6 years. And he soon saw results. By 2015, Russia was ranked at 51, more than 30 places ahead of China and 60 places ahead of Brazil and India. That raised a question. If it was so easy to do business in Russia, why was not anyone doing business there? This is what written by Mr. Ruchir Sharma in his latest book, who is a known economist. So, मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट को जो रियलिटी चेक करना चाहिए उसके आधार पे इनको ये करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसका तो बहुत वाहवाही हुई, एक और सर्वे की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स
उसमें 119 देश में इंडिया 100 नंबर पे था, उसमें भी 100 नंबर पे आया, भुखमरी में भी 100वें नंबर पर। उसका कहीं जिक्र नहीं, न किसी ट्वीट में है, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर नहीं हुई आज तक। उसका क्या, आज कपिल सिब्बल ने ट्वीट भी किया उसका कि ये तो ठीक है, लेकिन उसका क्या, ईज ऑफ बिजनेस पे तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का क्या है, भुखमरी में 100 नंबर पर, उस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो कि क्या क्या उपाय ले रहे हैं, उस पर भी ट्वीट आ जाए पीएम का, अध्यक्ष जी का, बाकी मंत्रियों का, तो उसमें भी देश के लोगों को राहत मिलेगी कि भाई कुछ तो, भूखे लोगों की भी चिंता सरकार को हो रही है, उसकी भी कोई चिंता नहीं, उस पर कोई वाहवाही नहीं है, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा, सिर्फ ये वर्ल्ड बैंक की रेटिंग्स को लेकर सभी ट्वीट कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि 680 स्टार्टअप्स बंद हो गए, 680 स्टार्टअप जो शुरू किए तो बंद हो गए। ईज ऑफ बिजनेस अगर इतना है, एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट्स है फॉलन डाउन, रिकॉर्ड फॉलन डाउन, 14 वर्ष में, 14 साल में इतना एक्सपोर्ट में गिरावट नहीं आई जितनी एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। अगर आपका ईज ऑफ बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा था, तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, तो आंकड़े तो उल्टा नीचे से हैं। और 3,72,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, दे हैव लॉस्ट द जॉब्स, 3,72,00,000 पीपल सो फार। सो वेयर इज द ईज ऑफ बिजनेस? देन व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग? कहीं ना कहीं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना सब कुछ। तो इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक रियलिटी चेक भी करा लो, नीचे का वास्तविकता क्या उसको पता लगा लो, और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ट्वीट करो, फेसबुक पर आर्टिकल डालो, वाहवाही करो। हम तो कहते हैं लाल किले से भी घोषणा करो, भाषण दो, हम सब के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वास्तविकता का चेक इन लोगों को कराना चाहिए। यही मुझे जो है इनसे निवेदन है। दूसरा ये है कि इसका महंगाई पे भी असर पड़ रहा, महंगाई बराबर बढ़ रही है। आप देखिए रसोई गैस की जो कीमतें हैं, 35% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गैस की कमी आई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एलपीजी का सब्सिडाइज सिलेंडर है, जो 2014 में 412 रुपये का होता था, उस पर 75 रुपये बढ़ चुके हैं, 487 रुपये 18 पैसे का हो चुका दिल्ली में। तो ये जो 2 करोड़ लोगों से आपने सब्सिडी वापस ले ली, इसके बाद भी इसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जो आम लोग गरीब लोगों के लिए जो सिलेंडर दिया था। और जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उस पर 141 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो ये कितना बढ़ाएंगे आगे? हमारे ज़माने में 115-120 डॉलर तक क्रूड ऑयल पहुंच गया था, इसके बाद भी पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम तकरीबन वही थे, करीब करीब थोड़ा नीचे थे डीजल के। और जो आज इनको 40-50 डॉलर पे क्रूड ऑयल मिलने के बावजूद है, तो ये फ़र्क जनता के सामने, जनता को समझना चाहिए कि आधे दाम पे खरीद रहे हो और उसी दाम पे दे रहे हो जिस दाम पे हम 115-120 डॉलर में खरीदते थे, तो जनता को तो कोई राहत नहीं मिल रही। और अब ये दाम अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ बढ़े तो उसका बहाना बना के और ये करेंगे। तो कुकिंग गैस भी महंगी हो गई है, रसोई गैस का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल आप ज़्यादा मुनाफा कमा ही रहे हो, भर रहे हो। और अभी आज ये भी पता चला है, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 35 ट्रेन को भी सुपरफास्ट घोषित कर दिया गया है, और उनमें सुपरफास्ट चार्जेस 30-30 रुपये 50-50 रुपये बढ़ा के लिए जाएंगे, भले वो सुपरफास्ट गति से चले या न चले। तो ये हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और इसके बावजूद जो है कहा ही जा रहा कि सब ठीक है, नीचे सब बढ़िया है, हर तरफ बम बम है, सब तरफ सही जा रहा है। इसलिए जो है आप लोग जो है मस्त रहिए, खुश रहिए। हमारा कहना है कि नीचे से वास्तविकता भी पता लगा लो, यही मेरा कहना था। अब मैं कहूँगा कि आप उनको बुला के अगर ले आए तो व्यापम पे आपको ब्रीफिंग करेंगे, इस पर कुछ पूछना पूछ सकते। मैं खारिज नहीं, मैंने कहा, मैंने तो कहा कि मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन उनका जो ये है बेसिस है, एक तो 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे बेस्ड है, वो खारिज हम नहीं कर रहे। खारिज हम कैसे करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट? और तो उसमें तथ्य हैं, उसके अंदर के फैक्ट्स। और दूसरा मांग कर रहे हैं सरकार से कि रियलिटी चेक कराएं, नीचे असलियत क्या है,
they should go for a reality check, which is completely contradictory to what has been written by the World Bank report. Sir, Finance Minister Arun Jaitley has retaliated and ease of doing corruption has ended and it's ease of doing business in India. How would you respond? My reaction is very simple. On that also, go for a reality check. And now, the three legal luminaries are going to come to talk about corruption only. If days of corruption is over, then just listen to them. They will explain it to you, what exactly is going on. I told you, I described those parameters to you. The impact of GST has not been taken into account. B, the survey is only confined to Mumbai and Delhi. Even Notebandi has not been taken into account. And people are really suffering because of these steps of the government. So obviously, that will reflect on our ease of business. मुझे नहीं लगता कहीं है आइए अब ये देखो मंत्री तो उनके सुबह से शाम तक धुंध भी बजा रहे हैं उनको तो जो कह दिया गया वही रट रहे हैं सुबह से शाम तक सुबह कल क्या कहा था रविशंकर प्रसाद ने परसों क्या कहा था देख लो सब उठा के वही है तो इन पे तो टिप्पणी करना भी बेकार है सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय कॉलीग्स हु आर हियर टुडे तुलसी जी शुक्ला जी तनका साहब सीबीआई के कई नाम हैं और आज की जो व्यापम के बारे में सीबीआई ने जो कहा है तो उसका नाम भी बदल गया है इट इज़ नाउ द कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है सीबीआई कॉम्प्रोमाइज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहाँ जहाँ भी हमारे कांग्रेस के वर्तमान वरिष्ठ लीडर हैं उनको केवल टारगेट कर रहे हैं पंजाब में अमरिंदर सिंह हिमाचल में वीरभद्र सिंह राजस्थान में गहलोत साहब और पायलट साहब हरियाणा में हुडा साहब उत्तराखंड में हरीश रावत साहब महाराष्ट्र में अशोक चौहान साहब डीके शिव कुमार कर्नाटक में और चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति चिदम्बरम तो जहाँ जहाँ भी इनको लगता है कि कोई भी कांग्रेस का लीडर है सीबीआई उसके पीछे डाल लेते हैं और जो सरकार कहती है वो सीबीआई करती है ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के खिलाफ मिले हैं और इसमें तो प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं बिरला डायरी में तो उनका भी नाम है और दूसरी डायरीज में भी बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का नाम है उन पे तो कोई जांच नहीं और साथ में आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में भी डायरी मिली है वहाँ भी रमन सिंह की जी और बाकी जो उनके मंत्री लोग हैं या उनके बाकी लोग हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके बारे में भी कोई जांच नहीं और अभी अभी देखो आपको अखबार में खबर आई कि एक एडिशनल एडवोकेट जनरल है हरियाणा के वहाँ जुनैद के केस में जज साहब ने आप कहा कि आप अक्यूज्ड को क्यों ट्यूटर कर रहे हो ये जज साहब का कहना है जय शाह के बारे में आपको मालूम है कि हमने खुलासा किया उस पर आगे कोई जांच नहीं और अब लेटेस्ट है व्यापम तो ये दुख की बात है जिस देश में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
एक तरफिया काम करने लगे और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करने लगे, तो उस देश में लोकतंत्र का क्या होगा, ये सवाल हमको सोचना चाहिए इसके बारे में। अब आ जाइए व्यापम। दो चार चंद बातें आपके सामने रखूंगा। सीबीआई का केस जो है वो है कि ये जो हार्ड डिस्क था जिसमें सारा डेटा था, ये आप लिख लीजिए, 18 जुलाई को सीज किया गया, 2013। 18 जुलाई 2013 को सीबीआई कहती है कि इन्होंने हार्ड डिस्क सीज किया, सीबीआई का कहना है। और फिर उसके बाद 22 जुलाई को इन्होंने वो हार्ड डिस्क गुजरात भेज दिया, CFSL वहां। लेकिन असलियत और याद साथ में ये भी कह दिया कि 15 जुलाई को हार्ड डिस्क बंद कर दिया गया था, कंप्यूटर बंद कर दिया गया था। ये सीबीआई की चार्जशीट है। अब असलियत क्या है कि 17 जुलाई को आईजी के ऑफिस में एक दिलीप सोनी साहब जो डीएसपी हैं, वो आईजीए के ऑफिस में गए और उन्होंने हार्ड डिस्क आईजी साहब को दे दिया। वहां कमिश्नर साहब भी प्रेजेंट थे और आनंद राय भी प्रेजेंट थे, और आनंद राय ने इसके बारे में हल्फिया बयान, एफिडेविट दिया है कोर्ट में, सीबीआई को भी दिया है। साथ साथ में जाने से पहले वो प्रशांत पांडे के पास गए, क्योंकि उनसे हार्ड डिस्क खुल नहीं रहा था, तो प्रशांत पांडे ने उनका हार्ड डिस्क खुल दिया। लेकिन उन्होंने होशियारी ये की कि पेन ड्राइव के द्वारा जो भी हार्ड डिस्क में था उसकी कॉपी ले ली, कॉपी पहले ले ली, और जो खुला था हार्ड डिस्क वो इनको वापस दे दिया। और ये फिर 17 तारीख को दिलीप सोनी आईजी के दफ्तर में जाकर इन्होंने वो हार्ड डिस्क दे दिया। तो अगर सीबीआई कहती है कि हार्ड डिस्क 18 जुलाई को सीज हुआ, तो 17 जुलाई को ये हार्ड डिस्क आईजी के ऑफिस में कैसे पहुंचा? इसका मतलब हार्ड डिस्क पहले ही सीज हो गया था। इन्होंने झूठ बोला, 18 तारीख को सीज ही नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास हार्ड डिस्क था, वो तो प्रशांत पांडे ने खोल रखा था। तो जब इनके पास आ गया और 18 तारीख को ये दिखाते हैं कि सीज हुआ, इस बीच 17 और 18 के बीच इसने उसमें मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन क्या की? वहां मुख्यमंत्री का नाम था, मिनिस्टर 1 2 3 4, वो नाम सब 1 2 3 4 हटा दिया, वहां केवल मिनिस्टर 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 रह गया। पहली बात ये। दूसरी बात जो हम लोगों ने किया कि हमने वही पेन ड्राइव जो प्रशांत पांडे के पास थी, वो हमने ट्रूथ लैब्स हैदराबाद भेज दी। ट्रूथ लैब से बढ़िया कोई इंडिपेंडेंट लैब हिंदुस्तान में नहीं है। ट्रूथ लैब्स ने हमें रिपोर्ट दी कि ये बिल्कुल सही है, जो इसमें है इसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई। ये रिपोर्ट हमारे पास है, ये कोर्ट में पेश है रिपोर्ट। अब सीबीआई ने ट्रूथ लैब्स के भाई को बयान नहीं लिया कि आपने साहब ये रिपोर्ट दी, आपने कहा ये सही है, ये कैसे हो सकता है? आज तक कोई बयान नहीं लिया ट्रूथ लैब से, और बिना जांच पड़ताल किए हुए, क्योंकि इन्होंने खुद मैनिपुलेट किया था, इन्होंने कैसे ये कह दिया कि 18 तारीख को सीज दिया था। अब हम क्या करेंगे ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अभी हमें इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर इस देश के इन्वेस्टिगेटर गद्दार हो जाएं, तो फिर कांग्रेस पार्टी उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। और ये भी आप लोग नोट कर लो कि हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। आने वाले वक्त में हमें भी मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। एक अफसर जिसका नाम डायरी में है और वो सीबीआई में है, उसको तो आप स्पेशल डायरेक्टर बना देते हो, हालांकि उसका नाम डायरी में है। हालांकि सीबीआई के प्रेजेंट डायरेक्टर ने 4 पेज का नोट लिखा है
कि ही इज नॉट फिट टू बी, फिर भी ये सरकार उनको एक ओहदा देती है। एक ऐसे शख्स को एनआईए का चीफ बना दिया जो गुजरात राइट्स में जांच पड़ताल कर रहा था। अगर आप अपने लोग ऐसी एजेंसीज पे रखोगे और इन्वेस्टिगेटर जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करेगा, तो इसका नतीजा क्या होगा आप सोच नहीं सकते। ये खतरा केवल पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है, ये खतरा हर शख्स को है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे ये टैक्स इंस्पेक्टर लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। ऐसा तो हमने कभी ना सोचा था, ना हम इस बात का इल्म ही नहीं था कि ऐसे भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर सकती है। तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग अब चार्जशीट करने वाले को चार्जशीट करने जा रहे हैं और हम सब इकट्ठा होकर मध्य प्रदेश में इनको चार्जशीट करेंगे और कोर्ट को कहेंगे कि आप सही जांच करवाइए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस केस में वकील हूं, इसलिए यहां पे हूं। मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूं और किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मगर मेरे को ये बहुत हैरानी होती है कि आज जो काला तोता पिंजरे में बंद है, अब लगता है कि उसकी गर्दन भी पकड़ ली गई है पिंजरे के अंदर। इस केस में सरासर जो धांधली हुई है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ है मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, उसमें कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको सज़ा होगी। ये अलग बात है कि इसमें समय लगेगा, मगर जो टेम्परिंग की गई उसका जो इंसान रिस्पॉन्सिबल हैं उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद। मित्रों, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश का हूं और इस केस की आत्मा से जुड़ा हूं और एक प्रकार से जितने विसल ब्लोअर्स हैं और हमारे सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए मैं खड़ा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और इन ऑल सीरियसनेस, हमारे पास पूरा चेन ऑफ इवेंट्स की एविडेंस है। हमारे पास वो एविडेंस है और ये साक्ष्य जो लोग हैं समय आएगा बताएंगे। किस दिन ये सीज हुआ भोपाल में, किस दिन भोपाल से ये इंदौर गया, कौन लोग इसको लेके गए, कब प्रशांत पांडे के पास ये लोग कब पहुंचे, कौन लोग पहुंचे, उसके बाद आईजी साहब के यहां कब पहुंचा। इस पूरे साक्ष्य में हमारे पास ऐसे लोग हैं जो साक्ष्य देंगे। और प्रशांत पांडे ने कोई ऐसी चीज नहीं की थी उस दिन, क्योंकि उसको यही नहीं पता था कि इसमें है क्या। वो तो एसटीएफ के लिए काम करता था जो उस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसके पास कोई जानकारी नहीं थी कि इसमें हम किसी और का नाम है। उसके पास मदद लेने आए और उसने मात्र उनको मदद की बाय ओपनिंग द हार्ड डिस्क। आज इन विसल ब्लोअर्स के ऊपर एक प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं, चाहे वो आनंद राय हों, चाहे प्रशांत पांडे हों, चाहे आशीष चतुर्वेदी हों, जो आवाज उठा रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। हम आप लोगों को आपके सामने देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब वकील वर्ग और हमारे साथ बहुत सारे दूसरे वकील भी जुड़े हैं, हम लोग सब इन विसल ब्लोअर्स को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को
और जो लोग अन्याय के ऊपर अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, हम उनकी खुल के पैरवी करेंगे और उनको हर प्रकार से बचाने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू। मैं मैं एक और बात बता दूं। एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे सारे 47 साल के करियर में ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें 50 से ज़्यादा गवाहों की हत्या हुई हो या सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हो जाए। एक के बाद एक जो भी बोलता था वो चला गया। ये 2 लोग हमारे पास बचे हैं और इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। प्रशांत पांडे को इन्होंने 6 अगस्त 2014 में अरेस्ट भी किया। आपको शायद ये बात मालूम नहीं। मतलब कि जो विसल ब्लोअर था उसको अरेस्ट कर लिया, फिर तो कोर्ट के द्वारा उनको बेल मिल गई। The charge sheeter has to be charge sheeted. Like what? What's the action? We'll file a complaint, private complaint. So there's a process in law. Don't worry about that. We know how to do it. The accuser will become the accused. It has nothing to do with High Court, Supreme Court. A private complaint is not to be filed in High Courts and Supreme Court. Yes. क्या वो तो यार ट्रायल कोर्ट में करेंगे ना भैया, ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है, हम पे छोड़ दो ना, कहां करेंगे। अरे यार अब इतना थोड़ी जानकारी तो हमें भी है। Police We are case and saying complaint na- case are tried simultaneously. Therefore, we are saying that we are filing a private complaint. Yeah, what else can we say? We've said that. I've said that already. In a trial court, I've mentioned in a trial court I've filed. I said that. I never. No, I did not. I said these things are not filed in the High Court and the Supreme Court. Filed in the trial court. हाँ? नहीं, इतना ज्यादा भरोसा है मेरे जगह। सब लोग भरोसा रखते हैं। अमरिंदर सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी, हुड्डा साहब, गहलोत साहब, पायलट साहब, रावत साहब, अशोक चौहान साहब, शिव कुमार, सब भरोसा रखते हैं। Sir, you've been accusing the government of political vendetta for a very long time now. Yes. What is your plan of action? How do you plan to step pressure against the government? We've stepped up pressure. What else is happening in Gujarat? They're all nervous. Isn't that pressure? The people of Gujarat are turning against them. Sir, Gagan Dhawan has been arrested by the elected directorate. Oh, obviously. Sir, Gagan Dhawan has been arrested by the enforcement directorate and allegations are that Yet another attempt. he's connected to several senior. Yet another attempt. Yes. मंत्री ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। हाँ. उन्होंने कहा है कि यूपी और एनडीए के शासनकाल के दौरान जो बेसिक फर्क है वो ये है कि उस वक्त ईज ऑफ करप्शन था, अब ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस हो रहा है इनके यहाँ। देखिए जो वित्त मंत्री साहब है ना, इन्होंने पार्लियामेंट में, सदन में यह बयान दिया था कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो लोग हैं उनमें केवल 3 करोड़ 21 लाख लोग टैक्स देते हैं। ये उन्होंने बयान किया था। मतलब कि लगभग में से 130 करोड़ में से लगभग 90-80 करोड़ तो टैक्स ही नहीं देते। लेकिन वो बिजनेस तो करते हैं ना, बिजनेस तो वो भी करते हैं ना, करोड़ों की तादाद में वो बिजनेस करते हैं। और ये जो 3.21 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, इनमें से जो 1% या 0.1% लोग ऐसे होंगे, गिने चुने 15, 20, 100, 200 लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा टैक्स देते हैं। इनके लिए तो ईज ऑफ बिजनेस वंडरफुल है, कमाल है, क्योंकि ये फाइल करते हैं रिटर्न। ये तो है, शुरुआत तो यूपीए से हुई थी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ई रिटर्न्स वाज डन इन द टाइम ऑफ यूपीए, नॉट इन द टाइम ऑफ एनडीए। लेकिन इनके लिए तो कमाल है, इनका लिए एवरीथिंग इज ईजी। लेकिन उस चांदनी चौक के बिजनेसमैन से पूछो कि जो 37 रिटर्न फाइल करता है, जिसका वर्ल्ड बैंक को इसका कोई इल्म नहीं कि वो बेचारा 37 रिटर्न फाइल करेगा 12 महीने में, उसको कोई इल्म नहीं। उसको कोई इल्म नहीं कि वाराणसी का बिजनेसमैन कैसे करता है, कैसे गुजारा करता है। उसको कोई इल्म नहीं कि मेरठ का बिजनेसमैन
या लुधियाने का बिजनेसमैन कैसे गुजारा कर रहा है, उसको ये कोई इल्म नहीं कि इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेसमैन क्या कर रहा है। तो अगर ईज ऑफ बिजनेस करनी है तो वो छोटे आदमी, छोटे बिजनेसमैन के लिए करो। ये वर्ल्ड बैंक से अपनी पीठ को थपथपाने के लिए मत करो। जनता आपकी पीठ थपथपाएगी ना, फिर हम मानेंगे कि आपने ईज ऑफ बिजनेस कर दिया। आप बंबई और दिल्ली का उदाहरण लेकर आप कहते हो कि हिंदुस्तान का कार्यकाल बदल गया बिजनेस में। क्या ये आपकी ये स्थिति हो गई है कि आप वर्ल्ड बैंक से सर्टिफिकेट ले रहे हो? अरे सर्टिफिकेट लेना तो अपनी जनता से लो ना। वो आप उसको, वो तो तरह तरह कर रही है। वो तो सूरत में लाखों लोग सड़कों पे आ गए, वो ईज ऑफ बिजनेस है। करनाल में जनाजा निकाला, वो ईज ऑफ बिजनेस है। इनफॉर्मल सेक्टर ने बिजनेस बंद कर दी, वो ईज ऑफ बिजनेस है। क्या मतलब कि एक मजाक हो रहा है और हेडलाइन न्यूज हो रही है कि बॉम्बे न्यू दिल्ली ईज ऑफ बिजनेस। अरे भैया, आपका जो हंगर इंडेक्स है 119 देशों में से आपका हंगर इंडेक्स हम 100वें नंबर पे हैं। लोग मतलब के मर रहे हैं कि उनके पास खाना नहीं है और हेडलाइन आ रही है ईज ऑफ बिजनेस, नॉट ईजिंग द सिचुएशन ऑफ हंगर इन आवर कंट्री। हेडलाइन इस देश में यह होनी चाहिए कि जो गरीब आदमी ईज ऑफ हंगर, वो हेडलाइन होनी चाहिए, नॉट ईज ऑफ बिजनेस। ये बड़ी दुख की बात है कि मीडिया भी इस लहर में बह जाती है। अभी हाल राहुल गांधी ने व्यापम पे ट्वीट किया है। हाँ, जस्ट राहुल व्यापम घोटाले में शिवराज में सीबीआई जी राहुल गांधी ने कहा है, नैतिकता गई कूड़ेदान, जय स्वच्छ भारत अभियान। इस मामले में खरसा साहब ने भी सुबह किया था कि शिवराज सिंह दोषी नहीं है, तो क्या वो पेरेंट्स और वो स्टूडेंट दोषी हैं? यही तो मैं कहने, विचारों ने अब पैसा भी दिया, बिल्कुल जेल भी गए। बिल्कुल। और एक मंत्री का तो दोनों फाइलों में नाम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सही नहीं होगा। एक मंत्री का सेंट्रल मिनिस्टर है, उनको दोनों फाइलों में नाम है, उनमें हमारी में भी, उनमें भी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और तीन ऑफिशियल्स को इन्होंने चार्जशीट किया, 3 ऑफिशियल्स को, बाकी पेरेंट्स को एंड जो बाकी फैसिलिटेटर्स को इनको चार्जशीट किया। अरे भैया, ये कौन किसके लिए कर रहा था? फैसिलिटेटर किसके लिए कर रहा था? बेचारा स्टूडेंट और पेरेंट्स पैसे किसके लिए दे रहे थे? पैसा कहाँ जाता था, कौन लेता था, वो तो सब है उसमें, उस पेन ड्राइव में है। लेकिन आप आंख बंद कर लोगे और केवल ईज ऑफ बिजनेस की बात करोगे तो देश, हाँ, अब एक मिनट सवाल पूछने। हम सजा दिलवाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केस फाइल करने की बात कर रहे हैं। उससे दोषी सजा पाएंगे। सजा मैं नहीं दे सकता, सजा कोर्ट देती है। वो तो पुलिस से क्लीन चिट शिवराज जी ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। सॉरी, हमारी कोई दोस्ती नहीं उनसे। अब इनका पोता बन गया है, तोते का पोता। अब क्या है यार, जो वो कहते हैं वो करते हैं, वो क्या मतलब है इसका? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, वो तो ओरिजिनल तो हमारे पास है ना, मैनिपुलेट कैसे होगी? वो तो टूथ लैब्स ने उस पर जांच कर पड़ताल कर ली है और उस पर अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि दिस इज द ओरिजिनल, दिस इज नॉट टेम्पर्ड। और हम तो कहेंगे कि अगर आप चार्ज करवाते हो कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी को भेज दो, दोनों की रिपोर्ट भेज दो, पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। दोनों सीडी भेज दोनों भेज दो, उनका भी हार्ड डिस्क भेज दो और हमारी भी पेन ड्राइव भेज दो, पता चल जाएगा। कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी को भेज दो।
आजकल तो वर्ल्ड बैंक जरा इनके लिए भी कुछ कर रहा है ना, तो जरा थोड़ा उनको वहीं चले जाए कोई। जी हाँ, हाँ, तो मंदिर जाने को गुनाह है? अरे यार, मैंने भी जब अपनी इलेक्शन शुरू की थी, मैं भी तो मंदिर गया था। मैं हिंदू नहीं हूं। ये क्या बात हुई यार, ये सवाल कैसा हुआ? मैं हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता, हिंदुइज्म में विश्वास करता हूं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में अलग फर्क है, ठीक है ना? हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म है। सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर जो है कोई करप्शन नहीं करते, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेचारे कोई बेचारे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेचारे करप्शन नहीं करते। कितने देखो, उनकी शक्ल से लगता है कितने सीधे साधे हैं।